बैठ जाओ। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम सभी प्यारे दोस्तों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, समृद्ध होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं। रोज की भांति आज फिर हम आप लोगों के बीच में लाइव चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और आज विषय गंभीर है और ये ऐसा विषय है जिस पे हम आप सबको, सभी भारतवासियों को विचार करने की बहुत ही जरूरी आवश्यकता है। ये विषय है कानून से जुड़ा हुआ। कानून में कुछ ऐसे प्रावधान है जिससे निर्दोष व्यक्तियों को सजा मिल जाती है और गुनहगार लोग बच जाते हैं। ऐसा क्या कानून में संशोधन किया जाए कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना संभव हो जाए? और ये हो सकता है, ये 100% हो सकता है। कहते हैं जिस पर बीतती है, जिस पर गुजरती है, दर्द वही जानता है। तो जब ये समस्या से कोई व्यक्ति पीड़ित है, उस व्यक्ति से पूछो जिस व्यक्ति पर लोग आरोप लगा देते हैं, गलत आरोप लगा देते हैं, वो जेल चला जाता है, उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है, उसकी सामाजिक सम्मान में हानि होती है, जन हानि होती है, सम्मान में हानि होती है, प्रतिष्ठा भंग होती है, लोग उसको हीन भावना से देखते हैं। तो इसमें क्या प्रोविजन किया जाए, क्या समाधान किया जाए कि हर व्यक्ति को न्याय मिल सके? ये कानून कई बार निर्दोष व्यक्तियों को सजा दे देता है। ट्रायल्स चलते रहते हैं, उसके बाद में जो फाइनल डिसीजन आता है और फिर पता लगता है कि भाई निर्दोष था। लेकिन जिसने अपनी पूरी जवानी खपा दी, कई ऐसे जो है केसेस हमारे आप सबके सामने आए, अभी हाल ही फिलहाल में आए। किसी ने 45 साल, 20 साल, किसी ने पूरी जिंदगी खपा दी जेल में और आखिरी में उन्हें न्याय मिला और ये कहा गया कि आप निर्दोष थे। लेकिन उसने क्या क्या खोया, कभी उसको सरकार जानना चाहेगी? क्या जो न्याय के देवता हैं, देव मूर्ति हैं, क्या उन्होंने कभी उन लम्हों को महसूस किया कि उसके परिवार में कैसे कैसे समय आए होंगे? उसकी बेटी बीमार हुई होगी, उसकी पत्नी बीमार हुई होगी, उसके घर में कभी ऐसा आया होगा कि कोई सहारा नहीं होगा। शादी, बारात, कामकाज, मांगलिक कार्यक्रमों में वो शामिल नहीं हो पाया होगा। उसके परिवार में किसी की डेथ हो गई होगी, गंभीर पीड़ा से कोई तड़प रहा होगा, वो मदद नहीं कर पाया होगा। कितना कुछ सहना पड़ता है जब एक कोई निर्दोष व्यक्ति जेल चला जाता है। पृथ्वीपाल भाई, जय श्री राम, हाय। कैसा होता है उसकी जगह पर महसूस करके देखिए। अभी एक हालिया घटना हुई, सूरज तिवारी जो कि फर्जी निर्दोष व्यक्ति राजनीति के चक्कर में घसीट दिया गया। एक महीना हो गया उसको जेल गए हुए और एक महीने में उसके परिवार ने क्या क्या झेला है हम आपको बताते हैं हम आपको। सूरज तिवारी अकेला एक इंसान है जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था और समाज की आवाज उठा रहा था। उसको राजनीति के चक्कर में, द्वेष भावनाओं के चक्कर में जो है फर्जी केस में घसीट दिया जाता है। और उसके बाद में जैसे ही सूरज तिवारी जेल जाता है, उसके बाद में 20 नवंबर को उसकी बड़ी बेटी का आंख का ऑपरेशन था। बढ़िया है भैया, पृथ्वीपाल भाई, बढ़िया है। 20 नवंबर को उसकी बड़ी बेटी का एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में ऑपरेशन होना था। आंख की पुतली चेंज होनी थी, वो अभी आंखों से नहीं देख सकती है।
गौसगंज के वसी मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं वसी भाई, समी भाई, वो लोग मिलकर के उस बिटिया का इलाज करवा रहे थे। और 20 नवंबर को अगर उसका सही समय पर ऑपरेशन हो जाता, क्योंकि आप जानते हो एम्स जैसे इतने बड़े हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। 20 नवंबर को डेट मिली थी, आँख की पुतली चेंज होनी थी, लेकिन साजिश के चलते जेल जाने के कारण निर्दोष जेल चला गया। और निर्दोष होने के बावजूद भी जेल जाने के बाद अब उसको न्याय मिलेगा, जमानत भी मिलेगी, लेकिन उसकी बेटी का जो ऑपरेशन होना था, उसने जो पैसे जोड़े थे वो तो इधर केस में लग गए, फर्जी केस में उलझ गया पूरा परिवार। और शायद अब वो बेटी जीवन में कभी उसको दोबारा कोई अवसर मिले तो शायद उसकी आँख की पुतली उसको मिल जाए, उसका आँख का ऑपरेशन हो जाए। कितना खर्च आता है ये आप सभी लोग जानते होंगे। मैं एक उदाहरण के साथ ही समझा रहा हूं, क्योंकि ये घटना मेरे संज्ञान में है, बेस्ट उदाहरण है। उसके बाद में उसकी छोटी बेटी जाते ही बीमार हो जाती है और बहुत सीरियस केस हो जाता है। 1 सप्ताह तक हरदोई के रानी साहिबा में वो बेटी भर्ती रहती है। हजारों हजार रुपए लग जाते हैं उस बेटी के ऊपर। सोचिए, एकदम से पहाड़ टूट पड़ा, एकदम से पहाड़ टूट पड़ा। इधर कितना कुछ हुआ है, कितना कुछ हुआ। बेटी बीमार हो जाती है, बड़ी बेटी का आंख का ऑपरेशन होना था, नहीं हो पाता है। परिवार में जितना भी जमा पूंजी था वो सब केसेस में खत्म हो जाता है। कमल मिश्रा जी, सादर प्रणाम करता हूं मैं आपको। जय श्री राम। सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ बर्बाद होने लगता है। ये सब होता क्यों है? कानून की कमजोरी की वजह से। जबकि हम सभी लोगों ने कहा था, और सूरज तिवारी कहीं फरार नहीं था। केस लिखा जाता है, मुकदमा लिखा जाता है, उसकी पत्नी डीजी साहब के पास जाती है, कहती है निष्पक्ष जांच की जाए, अगर हमारा पति दोषी है तो उसे बेशक सजा दी जाए, उसका इनकाउंटर तक कर दिया जाए, हमें कोई परवाह नहीं अगर दोषी पाया जाता है। लेकिन अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो उसकी सुरक्षा की जाए, उसको न्याय दिया जाए। जांच पूरी नहीं हो पाती है, जांच जो है वो पूरी नहीं आती है। जैसे ही जांच जो है सीओ साहबाद को सौंपी जाती है, सीओ साहबाद तथाकथित लोगों को बुलाते हैं बयान दर्ज करने के लिए, हकीकत जानने के लिए। जैसे ही वो लोग अपनी गुत्थी को उलझा हुआ समझते हैं, लगता है कि पर्दाफाश होने वाला है, तो ये लोग षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र करके वहाँ साहबाद जो है सीओ ऑफिस में बवाल कर देते हैं, हाई वोल्टेज हंगामा करते हैं। पुलिस जो है मजबूर हो जाती है, क्योंकि केस 2 महीने का लगभग हो चुका होता है। पुलिस को जवाबदेही तय करनी थी, क्योंकि पुलिस की भी लापरवाही रही। पुलिस को जब विवेचना मिली थी तो पुलिस को तत्परता दिखाते हुए तत्काल इस मामले को, और पुलिस बिल्कुल, मैंने मिला वहाँ के जो है जो आईओ थे आनंद नारायण त्रिपाठी से मिला। उन्होंने कहा बेटा मुझे सब पता है कि मामला फर्जी है, बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसी मामले को एक बार सुलझाया था तो मैं सस्पेंड हो गया था, भाई मैं अपनी नौकरी नहीं दे सकता। ये उनके बयान थे, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उनके बयान थे ये कि भाई मैं अपनी नौकरी नहीं दे पाऊंगा। हमें पता है कि सूरज निर्दोष है, सूरज इस घटना में शामिल नहीं है, मामला प्रेम प्रसंग का है, ये बनाया हुआ मामला, हमें सब पता है। अब सोचिए, जिसको न्यायमूर्ति कहा जाता है, जिसको न्याय करने के लिए कहा जाता है, तुम सही जानकारी इकट्ठा करके कोर्ट के सामने ले जाओ, और वो हाथ खड़ा करता है, कहता है कि भाई मैं जानता हूं कि सामने वाला निर्दोष है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी नौकरी नहीं दे सकता। तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि भाई ये जो आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, किस लिए नियुक्त किए जाते हैं, क्यों नियुक्त किए जाते हैं? क्योंकि पीड़ित को न्याय मिल सके, जो दोषी है, जिसके ऊपर दोष लगाया गया है, दोष गुण जो है सिद्ध हो सके। दोषी है तो दोष सिद्ध हो, निर्दोष हो तो निर्दोष बताया जाए, निर्दोष सिद्ध हो। यही तो फैसला आपके ऊपर दिया जाता है। अब पुलिस के पास कोई एविडेंसेस नहीं है, कोई खिलाफ सबूत नहीं है, उसके बावजूद पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है एक निर्दोष व्यक्ति को। जब एक निर्दोष व्यक्ति जेल चला जाता है दोस्त, तो उसका पूरा परिवार दिवालिया हो जाता है। ये घटना सिर्फ सूरज तिवारी की नहीं, देश के असंख्य लोगों की है,
असंख्य लोगों की ये पीड़ा है। और मैं धन्यवाद करता हूं रवि किशन सांसद गोरखपुर का। उन्होंने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से जो है सदन में उठाया, पीड़ा को समझाया और उन्होंने कहा भी ये जिम्मेदारी एक आयु की होती है कि हमारा कानून कहता है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में दोस्तों हो ये रहा है और ये हम सब जानते हैं। अगर ये आवाज आपके दिल की हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हम सब जानते हैं आज 99 दोषी छूट जा रहे हैं और एक बेगुनाह बंद कर दिया जा रहा है, उसको न्याय मिल रहा है 45 साल के बाद, जब इसकी उम्र 80-90 साल की हो जा रही है। और फिर एक छोटा सा कागज में लिख के दिया जाता है फला और फुला, इसके माता पिता का ये नाम, इस थाने का मुजरिम था और ये से निर्दोष करार दिया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत क्या होता है? इज्जत तो उसकी उसी दिन नीलाम हो जाती है जिस दिन पुलिस उसको बेरहमी से पकड़ करके बर्बरता करते हुए जेल की सलाखों में भेज देती है। इज्जत तो उसी दिन खत्म हो जाती है, उछाल दी जाती है समाज में। पूरा परिवार शर्मसार हो जाता है। परिवार में लोग रिश्ते करना मुनाजिब नहीं समझते, बहन बेटियों की शादी करना दुश्वार हो जाता है। लोग अपने शादी कामकाज पार्टी में बुलाना तक उचित नहीं समझते। सम्मान तो उसी दिन बिक जाता है भाई। सोचिए जिसके ऊपर एक फर्जी मुकदमा लाद दिया गया हो, उनकी सबकी ये पीड़ा होगी। जब मैंने कल रवि किशन जी का ये भाषण सुना तो मुझे लगा चलो किसी ने तो इस दर्द को समझा और सदन तक उठाने की बात समझी। धन्यवाद है रवि किशन, माननीय रवि किशन शुक्ला जी, आपने बहुत बड़े मुद्दे को सदन में उठाया है। लाखों लाख रुपए लग जाते हैं एक व्यक्ति को अपने आप को सही साबित करने के लिए। हम जानते हैं कि हम गलत नहीं हैं, हम कॉन्फिडेंस में होते हैं, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। हर जगह से सिर्फ मिलती है निराशा। मैं कहना चाहता हूं भारत की सरकार से कि जो रवि किशन जी ने कहा, अगर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारतीय को, जो व्यक्ति देश का स्वतंत्र नागरिक है और वो निर्दोष है और लोग फर्जी मुकदमे, नीरज तिवारी जी जय श्री राम, स्वागत है आपका, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लिख दिया जाता है। बहुत ऐसा होता है, पुलिस ये बहुत खेल खेलती है, बहुत पुलिस खेल खेलती है। इसमें एक प्रोविजन लाया जाए, एक प्रावधान लाया जाए। मुकदमा लिखा जाता है, जो व्यक्ति फर्जी मुकदमा लिखाता है, जो व्यक्ति फर्जी मुकदमा लिखाता है और जिसको आयु बनाया जाता है, पुलिस अधिकारी जो आयु की भूमिका निभाता है, जो सही और गुणदोष तय करता है, चार्जशीट बनाता है सबूतों के आधार पर। अगर जो केस कोर्ट में निर्दोष पाया जाता है, किसी निर्दोष व्यक्ति को अगर कारागार की सलाखों के पीछे रखा जाता है और वो व्यक्ति निर्दोष साबित होता है, तो वो चाहे जहां कहीं भी आयु हो, उसको जितने दिन वो मुजरिम अंदर रहा है उससे 2 गुना दिन, अगर 1 महीने की सजा एक अपराधी को, निर्दोष व्यक्ति को मिली है, तो जो आयु रहा है उसको 1 साल का प्रावधान होना चाहिए, ताकि वो अपने बिना किसी दबाव में निष्पक्ष जांच करे, वास्तविकता जो है वो कोर्ट तक पहुंचाए, बिना सबूत के, बिना एविडेंस के किसी को जेल ना भेजे, किसी के परिवार को परेशान ना करे। और जो व्यक्ति फर्जी आरोप लगाता है उसको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। जिस दिन ये 2 प्रावधान हो जाएंगे दोस्तों कानून में, उस दिन आप मान लीजिए मेरी बात और आपके दिल की बात एक हो जाएगी। मुझे लगता है लोगों को 100% न्याय मिलेगा, 100%। जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, और पुलिस को यह भूमिका देनी चाहिए, जो आयु है उसको तय करना चाहिए, कोई निर्दोष व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे न जाने पाए।
उसका काम है न्याय करना। कोर्ट की आंखों पे पट्टी है। कोर्ट को जो पुलिस एविडेंस देती है, पुलिस जो साक्ष्य प्रोवाइड कराती है, कोर्ट उस पर विचार करता है। जिसे आरोपी बनाया जाता है वो अपने साक्ष्य वहां रखता है। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर साक्ष्य नहीं जुटा मिलते हैं, लेकिन पुलिस का काम है, पुलिस चाहे तो जमीन से खोद करके साक्ष्य ला सकती है। ये प्रोविजन करना ही होगा। ये बड़े बड़े महारथियों को, लोगों को, कुछ ऐसी कानून में धाराएं हैं जिसमें पहले ही गिरफ्तारी हो जाती है। और मैं कहना चाहता हूं भारत सरकार से, कानून को और सख्त बनाइए। कानून को, जब आपने कहा कि इंडियन पिनल कोड की जगह आपने बीएनएस कर दिया, भारतीय न्याय संहिता कर दिया, और जब भारतीय न्याय संहिता की बात हो रही है तो फिर न्याय न्याय होना चाहिए। आप विवेचना को फास्ट करिए, विवेचना को आप समय कम दीजिए, निर्धारित समय कीजिए, गुण दोष फटाफट के अंदाज में क्लियर करके। अगर प्रथम दृष्टया आपको दोषी लग रहा है, कुछ ऐसे ठोस सबूत अगर जुटाए गए हैं और मिले हैं, जो आरोप लगा रहा है, जो व्यक्ति केस दर्ज करा रहा है, वो तो कुछ तो साक्ष्य दे रहा होगा ना। जब वो कुछ साक्ष्य आपको दे रहा है, उसके आधार पर लग रहा है कि हाँ आगे भी कड़ी इसमें जुड़ सकती है, तब आप उसको अपनी विधि के अनुसार लीजिए। आपके पास एक गवाह नहीं होता है, आप किसी के बयान के आधार पर किसी को जेल भेज देते हैं, और फिर आप कहते हैं हम जानते हैं सुमित भाई सामने वाला निर्दोष है, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते, हम इसकी मदद नहीं कर सकते। पैसे की भी डिमांड की गई, भाई हमारे पास भेजो, हमारा 20,000 रुपये का खत्म हो गया है आने जाने में, हम आपकी आईटी एक्ट की धारा हटा देंगे, 20,000 रुपये दे दीजिए। इतना गंदा खेल पुलिस खेलती है। पहले मनमानी धाराएं लगाई जाती हैं और फिर धारा हटाने के नाम पर पैसे की धनुगाही की जाती है, क्योंकि उंगली तो फंसी होती है इंसान की, वो बचना चाहता है, निर्दोष है, लेकिन उसको अपनी निर्दोष होने की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर उसके पास कीमत नहीं है दोस्तों, तो उसे जेल जाना तय है। तो ऐसे में बस एक ही उपाय है, कोर्ट। जब कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं और पुलिस अगर पूरी तरीके से साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाती है, पूरी तरीके से दोषी नहीं साबित कर पाती है, ठोस सबूत नहीं होते हैं, तो पुलिस को तत्काल निलंबित किया जाए, तत्काल बर्खास्त किया जाए, उसको तत्काल सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। क्योंकि ये जिम्मेदारी पुलिस आयोग की होती है। जो आयोग नियुक्त किया जाता है उसका ये काम होता है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल न जाने पाए, परेशान न हो पाए, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान यही कहता है कि 1000 दोषी छूट जाएं पर एक निर्दोष व्यक्ति को सजा न होने पाए। लेकिन यहां निर्दोष व्यक्ति ही फंसाया जाता है, दोषी तो ले दे के छूट जाते हैं। तो आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोग बताइए, क्या जो मैं कह रहा हूं वो सही है? क्या यही होना चाहिए? एक कॉमन से कॉमन व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा? ब्रजनंदन मौर्य जी बहुत बहुत स्वागत है। पुनीत सिंह पटेल जी जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है। नीरज तिवारी जी भाई बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बताइए, एक आम से आम व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा? और हाँ, कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो तेज की जाए, और सबसे बड़ी चीज है आयोग। मैं एक ही बात कहता हूं, आयोग जो भूमिका एक न्यायमूर्ति की निभाता है वो आज बिका हुआ है। जिसको आज
विवेचना मिल जाती है, वो गदगद हो जाता है कि भाई पूंजी प्राप्त करने का जरिया मिल गया, कम से कम तो इतने तो बना ही लेंगे। कितने लोगों पे ये आरोप है, कितने लोग पकड़े भी जा रहे हैं। तब इतने दिनों से करप्शन में ये लोग पकड़े जा रहे हैं। आयु लोग जो है धाराएं हटाने के नाम पर, धाराएं बढ़ाने के नाम पर, विवेचना करने के नाम पर पीड़ित से पैसा ले लेते हैं और ये गंदा खेल खेलते हैं, जिन्हें हम लोग न्याय का देवता मानते हैं, न्याय का पक्षधर मानते हैं, और वही लोग राक्षस बन करके दैनतुर बनने का काम करने लगते हैं। अरे उसका हाल भी पूछो जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया, एक निर्दोष व्यक्ति फंसाया गया, उसने क्या क्या झेला, क्या क्या खोया है, कितनी परेशानियां बढ़ जाती हैं, कभी महसूस करके देखिए। और ज्यादातर आज की डेट में कानून का दुरुपयोग हो रहा है। ये कानून प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। महिलाएं इसका गलत उपयोग कर रही हैं, किसी पर भी गैंग रेप लगा दे रही हैं, किसी पर भी बलात्कार का रेप लगा दे रही हैं। आदित्यनाथ योगी जैसी ऐसी सख्त सरकार उत्तर प्रदेश में है, यहां मजाल है किसी महिला बेटी को इंसान गलत नजर से देख ले? पॉसिबल ही नहीं है। और हाँ, कुछ लोग अगर हरकत करते हैं तो उनका इनकाउंटर भी किया जाता है। और हाँ, एक और बात कहता हूं मैं, इनकाउंटर भी फर्जी होते हैं। पहले पैर पे बोरा बांधा जाता है, सूरज के साथ भी यही हुआ, लेकिन पुलिस समझ गई थी कि अगर ऐसा हो जाएगा तो कहानी खराब हो जाएगी। पुलिस ने सूरज तिवारी को कट्टा पकड़ाया, कारतूस हाथ में दिया, दाहिने पैर में बोरा बांधा, हाफ इनकाउंटर करने का पूरा प्लान था। ये बात सूरज ने खुद बताई और सूरज आ रहा है, उसके साथ क्या क्या हुआ, पूरी सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी। पुलिस कैसे गंदा खेल खेलती है न्याय करने के नाम पर, जब पुलिस को पता था कि सामने वाला, और सिर्फ किस लिए पुलिस कह रही थी कि तुम आओ सरेंडर करो आकर के। पुलिस, अब कोई आदमी न्याय के लिए कोर्ट के चक्कर तो लगा रहा है कि वो देश से विदेश तो भाग नहीं गया था। हाई कोर्ट में उसकी रिट दायर हुई थी, वो न्याय की मांग कर रहा था, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था। उसको सब दरकिनार करते हुए पुलिस इसलिए उसका हाफ इनकाउंटर कर रही थी क्योंकि पुलिस को उसके घर जाना पड़ा पकड़ने के लिए। बोरा बांधा, हाथ में पिस्तौल पकड़ा दिया, 4 कारतूस दे दिया, जिंदा कारतूस। अब बेचारा पिंजड़े में बंधा हुआ कैदी क्या कर सकता है? अकेला है, रात का समय है, उसका आसपास इर्द गिर्द कोई है नहीं, क्या कर सकता है? सोचिए जरा, जब आप, कोई भी व्यक्ति जब पुलिस हिरासत में होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे पता है अगर मैं कोई भी एक्टिविटी करूंगा तो पुलिस शूट कर सकती है, पुलिस कुछ भी केस बना सकती है, तो व्यक्ति गलती क्यों करेगा गलती? नहीं करेगा। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी भड़ास निकालने के लिए, पुलिस अपना बाहुबल दिखाने के लिए, पुलिस अपना प्रमोशनल पॉइंट बनाने के लिए कहानी गढ़ती है और इनकाउंटर करती है। पुलिस ने पहले कहा कि हम सूरज का मोबाइल दे देंगे, मोबाइल नहीं दिया, घर से पकड़ा, गाड़ी साथ में ले गए, गिरफ्तारी कहीं करते हैं और दिखाते कहीं की हैं। क्या ये विवेचना का पार्ट नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? बहुत ढोल में पोल है। और मैं धन्यवाद फिर से कहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि ये जो बीजेपी की सरकार है, ये इस दर्द को, क्योंकि ये पीड़ा जो है सरकार के ऊपर ही आती है, बोझ सरकार पे ही आता है, रोज जो है सरकार पर ही लोग निकालते हैं। तो इसीलिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं भारत सरकार से, इस कानून में थोड़ा और प्रावधान करिए। आयु अगर गलत रिपोर्ट, चार्जशीट भेजता है कोर्ट को और व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है तो उसको फिर सजा मिलनी चाहिए। और जो व्यक्ति गलत आरोप लगाते हैं, जितनी सजा उस आरोपी के लिए तय होती थी, जिसको आरोपी बनाया गया है, उससे 2 गुनी सजा का प्रावधान उस पे होना चाहिए जो कानून का दुरुपयोग कर रहा है।
अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को, लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। हमारा तो विचार ये था, लेकिन आपको कैसे लगता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय कैसे मिल सकता है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम भी जानना चाहते हैं। हमारा ये विचार है तो आपका अपना क्या विचार है? मेरा दर्द है, मैंने महसूस किया, बहुत करीब से महसूस किया है कि जब एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। आरोप लगाने वाला तो बस एक एफआईआर किया, प्रार्थना पत्र दिया, वो साइड हो गया। लेकिन सेकंड पार्ट भी तो है ना। विवेचना क्यों रखी जाती? विवेचना तो इसीलिए रखी जाती है भाई। विवेचना का प्रावधान कानून में इसीलिए है, कोई निर्दोष व्यक्ति न फंसने पाए, और निर्दोष व्यक्ति फंसा दिया जाता है। बहुत ही तकलीफ है, और ये तकलीफ सिर्फ सुमित तिवारी की नहीं है, सूरज तिवारी की नहीं है, मंजेश गुप्ता की नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह की नहीं है। बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े व्यापारी ऐसे कठोर से कठोर कानून में, जो उसमें प्रोविजन है, अगर एफआईआर दर्ज हो गई, केस दर्ज हो गया तो आपको जेल ही जाना है, गिरफ्तारी तय है। यही तो हो रहा है गंदा खेल। बड़े बड़े लोगों पे मुकदमे लिखा जाते हैं, बड़े बड़े लोग छोटे लोगों को दबाने के लिए इस फंड का यूज करते हैं। और इससे अगर पार पाना है दोस्तों, तो कानून में यह संशोधन होना बहुत जरूरी है कि फर्जी आरोप लगाने वाले को दोगुनी सजा, और जो उसकी विवेचना करता है, आयु होता है, और आयु अगर गलत रिपोर्ट कोर्ट को देता है और वो साक्ष्य गलत पाए जाते हैं, तो फिर उस आयु को भी सस्पेंड करके, उस पर भारी जुर्माना लगा करके उसको दोगुनी सजा देनी चाहिए। और जिस दिन ये प्रावधान कानून में हो जाएगा, उस दिन न्याय हो जाएगा, सबको न्याय मिलेगा। क्योंकि कोई फर्जी व्यक्ति फंसाने की कोशिश ही नहीं करेगा, कि उसको पता है कि लास्ट में ये गलती अगर साबित नहीं हो पाएगी तो परिणाम क्या होगा। तो ये दर्द बहुत सारे भारतीयों का है, ये पीड़ा बहुत सारे भारतीयों की है, जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है। शेयर कर दो, शेयर कर दीजिए आप सभी लोग, और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। हम ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर हमेशा आप लोगों के बीच में आकर के वार्ता करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री